तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या मतलब होता है बाइनोमियल का। बाइनोमियल से हम बोलेंगे जैसे क्या, ये दो टर्म्स x प्लस वाई का पावर n टाइप का, इस टाइप का। अगर इसी में अगर हम कहते हैं कि ऐसा लिखा हो, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n, तो इसको अपने कहते हैं ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऐसे ही चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल, ज्यादा वेरिएबल यूज होंगे तो उसको हम, जैसे सपोज मैं ऐसा बोल दूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xp का पावर n, इसको हम बोल देंगे मल्टीनोमियल। बहुत ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो इसको अपने बोल देंगे मल्टीनोमियल। तो अब स्टार्ट अपने कर रहे हैं बाइनोमियल से, धीरे धीरे अपने ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल जिसकी भी बात होगी वो अपने बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल के बारे में। तो बाइनोमियल के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो बाइनोमियल में काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स मतलब ये जो x प्लस वाई का पावर n है, ये जो पावर है ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और इसी के साथ साथ अपने ये बोलते हैं कि ये जो पावर है ये अपना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए पढ़ेंगे। अपने स्टार्ट अपने कर रहे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपने अलग मतलब सभी नंबर्स की बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो इसमें काम आते हैं, एक होता है NCR। ये ऐसा हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है NCR का, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। कि टोटल n चीजों में से, n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका, दैट इज होता है NCR। और फॉर्मूला होता है NCR का, NCR इक्वल टू रहता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा फॉर्मूला रहता है। जैसे सपोज अपने को सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स out of n different 5 different things ये पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 5C2। अब 5C2 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना आता है कि 5 को इसको लिखेंगे 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 20 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल, ठीक है ना। तो 5C2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10, ऐसा होता है। अब कुछ इससे रिलेटेड, NCR से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपने, तो फिर उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं पहले, जो अपने इस चैप्टर में काम आएंगी, अपने उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें काम आता है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ऐसा। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ काम आएगा, एक ये होता है NCX इक्वल टू, अगर NCY लिखा हो, ऐसा लिखा हो, इसका मतलब दो बातें हो सकती है अपने साथ, या तो x इक्वल टू क्या हो जाए y, या x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए n,
ऐसा हो सकता है। थर्ड, ये एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस 1, ये होता है N+1 CR प्लस 1, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ, NCR अपॉन N-1 CR माइनस 1, ये होता है N/R। और इसको कैसे दिमाग में रखना है, ये तो याद हो जाएंगे ऊपर वाले, ये वाला कि ऐसे देखना है, ऊपर नीचे क्या है, कंसेक्यूटिव। देखो ये n है, यहाँ उससे एक कम वाला है N-1, यहाँ R है, यहाँ इससे एक कम वाला है R-1। अगर ये कंसेक्यूटिव होंगे, नीचे वाला कम होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो इसको हम लिखते हैं N/R। कि लेट से इसी चीज की बात कर रहा हूं, इसी चीज में अपने को ऐसा बोला हो कि n, या फिर ऐसा बोले अपने 50C3 अपॉन 49C2, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम देखो यहां से, देखो हमें बस ये देखना है, ऊपर डिवाइड वाले में ऊपर नीचे वाले कंसेक्यूटिव है, ये भी कंसेक्यूटिव है, तो इसका आंसर होता है 50/3। जो भी ज्यादा वाला होगा उसके हिसाब से आ जाएगा 50/3। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करते हैं, एक होता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये इसको हम लिख सकते हैं N-R प्लस 1 अपॉन R, N-R+1 अपॉन R। तो ये फॉर्मूले जो अपने इस चैप्टर में नॉर्मली काम आएंगे, कि ये 4-5 फॉर्मूले जो अपने काम आते हैं, तो इसको हम दिमाग में रखेंगे, कभी भी अपने को सॉल्व करने के लिए काम आ सकते हैं। तो अब अपने शुरू करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम के लिए अपने ऐसा कहते हैं कि जैसे थोड़ा आसान एग्जांपल लेते हैं। सपोज x प्लस वाई का पावर 2, ये अपने को सॉल्व करना आता है। क्या होता है x प्लस वाई का पावर 2, x² प्लस 2xy प्लस y², ऐसा रहता है। सिमिलरली x प्लस वाई का पावर 3 की बात करें तो ये क्या रहता है, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ टाइप का, इस टाइप का रहता है। तो अब अपने ये तो हमें नॉर्मली याद होते हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर ऐसा रहता है, x प्लस वाई का क्यूब ऐसा रहता है। अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज अपन से पूछ लिया जाए कि बताओ x प्लस वाई का पावर 50 को क्या लिखेंगे। अब 2 और 3 तो अपने को याद होते हैं, 4 भी चलो याद हो जाएगा, लेकिन आगे 10, 15, 20 ये याद नहीं होंगे। तो इसके लिए अपने यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये कैसे आया होगा, ये सोचने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसा बोलते हैं कि ये ऊपर वाले ये जो पावर्स हैं, ये है नंबर ऑफ थिंग्स, और ये है 2 पर्सन, x और y। तो ये 2 चीजें अपने को 2 लोगों में बांटनी है, x और y में। तो इसको बांटने के तरीके, ये जो लिखने का तरीका होता है, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन बना देगा अपना। जैसे अपने बात करते हैं इसमें क्या कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब ये 2 चीजें 2 लोगों में बांटनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को 0 दे दे, किसी एक को 2 दे दे, या ऐसा हो सकता है कि दोनों को क्या दे दे, 1-1 दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक को 2 दे दे और दूसरे वाले को 0 दे दे। तो हम अपने क्या रखते हैं, इसमें क्या प्रेफरेंस रखते हैं, इसमें सॉल्व करने के लिए हम हमेशा y को देंगे। हम जितना भी कुछ सेलेक्ट करेंगे भाई, हम या तो 0 सेलेक्ट कर सकते हैं 2 में से, या 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जितना भी सेलेक्ट करेंगे हम ये y को देंगे। तो अब जैसे मैं लिखना क्या चाह रहा हूं कि सपोज हम क्या क्या दे सकते हैं y को, भाई 2 चीजें हैं तो 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं और 2 दे सकते हैं। तो अब अपन ये कहते हैं कि कैसे दे रहे हैं अपने, हमने बोला कि 2 में से 0 सेलेक्ट किया। 2 में से 0 सेलेक्ट करने का तरीका 2C0, ये हमने वो NCR वाले से पढ़ा था। तो 2C0 इंटू y का पावर 0, मतलब y को जो पावर में जो आएगा वो शो करेगा कि y को कितना दिया गया है। तो हमने यहाँ कितना सेलेक्ट किया है, 0 सेलेक्ट किया है, हम y को कितना दे रहे हैं, 0। तो 2C0 y का पावर 0 इंटू x का पावर, अब
y को अगर 0 दिया है तो बचा हुआ कितना 2 किसको जाएगा x को जाएगा, तो ये बचेगा x का पावर 2 प्लस ऐसे ही 2c1, अब 1 सेलेक्ट कर लिया, y का पावर 1 x का पावर 1, पावर्स जो है वो शो करेंगी कि इसको कितना मिला है अपने को, ऐसे ही प्लस 2c2 y का पावर 2 x का पावर 0 ऐसा बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब 2c0 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2c0 का वैल्यू आता है 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 का वैल्यू आता है 2, इसका वैल्यू आता है 1, इसका वैल्यू आता है 1, तो ये बनेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हमने ये लिखा था, इसको एक दूसरे तरीके से कि ऐसा भाई थिंग्स के तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी चीज को हम बाइनोमियल के लिए अप्लाई करते हैं कि बाइनोमियल के लिए हम कैसे देखेंगे। तो बाइनोमियल की बात करते हैं अपने, तो अपने ऐसा बोलेंगे कि लेट से x प्लस वाई का पावर n है। बस ये दिमाग में रखना है हमेशा कि जो सेलेक्ट करोगे वो ऑलवेज सेकंड वाले को देना है। अब सेकंड वाला इस केस में y है, भले ही वो x हो तो x को देंगे हम। तो x प्लस वाई का पावर n की बात करते हैं, तो इसके लिए अपने क्या बोलेंगे, अब n में से कितना सेलेक्ट किया 0, तो y का पावर आ जाएगा 0 x का पावर n प्लस nc1 y का पावर 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस nc2 y का पावर 2 x का पावर n माइनस 2 अब 2 चलते चलते लास्ट में आएगा ncn माइनस 1 y का पावर n माइनस 1 x का पावर 1 प्लस ये आ जाएगा नेक्स्ट लास्ट टर्म ncn y का पावर n x का पावर 0। तो ये हमारा हो जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर जनरल। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू कोई भी नेचुरल नंबर ले तो उसके लिए ये एक्सपेंशन अपना वैलिड रहता है। तो अब इसको अगर ओपन करके ऐसा लिखे, मतलब x प्लस वाई का पावर n, तो ये nc0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये y का पावर 0, तो ये बनेगा x का पावर n प्लस, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो कि इसी फॉर्म में रहने दो कि nc0 x का पावर n y का पावर 0, तो ये हमारा क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन रहता है। अब सपोज इसी की बात कर रहे हैं अपने, इसको अपने कैसे लिख रहे हैं, सबमिशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं कि x प्लस वाई का पावर n को यहां से देखो, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है nc1 y का पावर 1 x का पावर n माइनस 1, nc2 y का पावर 2 x का पावर n माइनस 2, nc3 y का पावर 3 x का पावर n माइनस 3। तो इसका मतलब इन जनरल ncr, तो y का पावर क्या बनेगा r, x का पावर क्या बनेगा n माइनस r, ऐसा बन जाएगा। अब समीशन के बाद r का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है n तक, तो ये भी इसको नॉर्मली लिख सकते हैं कि ncr y का पावर r x का पावर n माइनस r। अब इसमें एक और चीज जो दिमाग में होनी चाहिए, वो ये जो वैल्यूज है nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो मतलब अब ये सीरीज इसकी बात करें तो ये देखो एक सीरीज है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है अपना, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और इसके बगल में जीपी चल रही है, जीपी y का पावर r, y का पावर देखो y का पावर 0, y का पावर 1, y का पावर 2, तो ये क्या है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन y है। सिमिलरली x का पावर n माइनस r, x की पावर में भी क्या चल रही है जीपी चल रही है, तो ये भी अपना एक जीपी वाला फॉर्मेट है, तो जीपी इन x है। तो इसका मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में अगर जीपी चल रही हो तो वो क्या शो करता है, एक एक्सपेंशन शो करता है, x प्लस वाई का पावर n, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस पे वेरी करेगा कि अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब एक और बात जो इसमें काम आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी होती है, nc0 nc1 nc2 ncn-1 ncn, तो ये देखो
मिनिमम 0 से लेके 0, 1, 2 अप टू कहां तक जा रहे हैं n। तो 0 से n तक जाने का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी हमारी n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n+1। तो ये ध्यान रखना है कि क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसी में क्या है, आगे बढ़ते हैं कि जैसे x प्लस वाई का पावर n है, सपोज अपने पास ये होता, कोई अब पूछे कि x माइनस वाई का पावर n का एक्सपेंशन बताओ कैसे होगा, तो हम बोलेंगे क्या है, x माइनस वाई है तो इसको क्या लिख लेते हैं x प्लस, मतलब देखना चाह रहे हैं वैसे तो अभी देखेंगे कैसे करेंगे, बाद में ये देखेंगे क्या चेंजेस आए इसकी वजह से। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस माइनस वाई का पावर n, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये डायरेक्टली ऊपर वाला बन जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, क्या बनेगा ये NC0 माइनस वाई का पावर 0 x का पावर n प्लस NC1 माइनस वाई का पावर 1 x का पावर n माइनस 1 और प्लस NC2 माइनस वाई का पावर 2 x का पावर n माइनस 2 अप टू लास्ट में NCn माइनस वाई का पावर n और x का पावर 0 टाइप का बन जाएगा। अब इसको अगर ओपन किया जाए तो ये बन जाएगा x का, मतलब ये बन जाएगा एक NC0 y का पावर 0, तो माइनस वाई का पावर 0 लिखो, भले y का पावर 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का पावर n। यहाँ माइनस वाई का पावर 1 है तो एक माइनस क्या हो जाएगा बाहर, माइनस NC1 y का पावर 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ ये बन जाएगा NC2 y का पावर 2 x का पावर n माइनस 2 अप टू लास्ट में -1 का पावर n NCn माइनस वाई का पावर 0 n x का पावर 0 टाइप का बन जाएगा। तो देखो क्या फर्क आया प्लस और माइनस के एक्सपेंशन में। इन जनरल प्लस वाले में सारे के सारे टर्म्स प्लस प्लस के हैं और माइनस वाले में क्या हो रहा है, अल्टरनेट क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। बाकी वैल्यूज दोनों टर्म्स की क्या है, इक्वल ही है। इसका मतलब अगर बीच में माइनस हो तो प्लस वाले एक्सपेंशन से क्या फर्क आता है, माइनस वाले एक्सपेंशन में अल्टरनेट क्या आने लग जाता है, माइनस प्लस आने लग जाता है। ये चीज का ध्यान रखेंगे। और सिमिलरली इसका अगर जनरल टर्म लिखना चाहे अपने कि x माइनस वाई का पावर n का, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई का पावर n की बात करें तो ये हो जाएगा, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो पहले तो टर्म्स तो सेम है तो वो तो वही बनेगा, NCR y का पावर r x का पावर n माइनस r। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 1 है तो माइनस आ रहा है, 2 है तो प्लस आ रहा है, मतलब इवन पे तो आ रहा है प्लस और ऑड पे आ रहा है माइनस। तो ऐसा शो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल टू -1 का पावर r से और मल्टीप्लाई कर दिया इंटू NCR। अब इसका समीशन ये बन जाएगा r का वैल्यू 0 to n। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा कि x माइनस वाई का पावर n का एक्सपेंशन, r की वैल्यू 0 से n, -1 का पावर r NCR y का पावर r x का पावर n माइनस r। देखो दोनों का जनरल टर्म, पहले वाला जो लिखा था ये लिखा, दोनों का जनरल टर्म सेम है, बस एक -1 का पावर r का फर्क है। ये ध्यान रखना है इस चीज में, ठीक है ना। तो अब अपने इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है अपने से। जैसे एक एग्जाम्पल अपने कर रहे हैं इसमें, सपोज अपने को ये इसका एक्सपेंशन x माइनस 3 का पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना हो, तो ये क्या हो जाएगा 5c0, अब मैं सीधा वो लिख रहा हूँ प्लस माइनस के हिसाब से, ये बनेगा 3 का पावर 0 x का पावर 5। अब माइनस वाला है तो अल्टरनेट क्या आएगा, माइनस प्लस, -5c1 x का 3 का पावर 1 x का पावर 4, क्योंकि जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑलवेज हम क्या देंगे, सेकंड वाले को देंगे। फिर प्लस 5c2 3 का पावर 2 x का पावर 3 माइनस 5c3 3 का पावर 3 x का पावर 2 प्लस 5c4 3 का पावर 4 x का पावर 1 माइनस 5c5 3 का पावर 5 x का पावर 0, ऐसा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये बन जाएगा x का पावर 5, 5c0 1 होता है, ये भी 1 होता है, माइनस ये बन जाएगा 5c1 5 इंटू 3 15x का पावर 4, ये वाला 5c2 होता है 10, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90x का पावर 3, ये 5c3 भी होता है 10, 5c4 होता है 5, 5c5 होता है 1। वैसे तो ये वैल्यूज अपने को धीरे धीरे याद हो जाएंगी, अगर नहीं याद होगी तो एनसीआर वाले फॉर्मूले से हर बार सॉल्व करके निकालोगे। तो ये बना देखो प्लस ये आ गया 90x क्यूब, ये आ जाएगा माइनस 270x का पावर 2 प्लस ये वाला आ जाएगा कितना 81 इंटू 5 कितना हुआ 405x का पावर 1 माइनस 243। तो ये बन जाता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। x का पावर, इसका एक्सपेंशन करना हो तो हम ऐसे एक्सपेंशन कर सकते हैं। बड़ा भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा अपने को आता नहीं है, क्योंकि मान लो x माइनस 3 का पावर 50 का आ गया तो इतना बड़ा टर्म हम लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें कि ये एक्सपेंशन तो ये लिख दिया हमने, अब इसमें कुछ पॉइंट्स क्या है, क्या पूछा जा सकता है। एक सवाल ये इसमें फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट, या फिर अपने ऐसा कहते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3 का पावर 5, फर्स्ट फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, find sum of coefficient. Second, find sum of coefficient of even power. Similarly, find sum of coefficient of odd power. ऐसा पूछा जा सकता है। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3 का पावर 5 फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर। अब ये भले ये तो भले चलो छोटा आंसर है अपना, ठीक है ना, कि सम ऑफ कोफिशिएंट पूछना है, एक्सपेंशन हमने यहीं लिख रखा है, तो ये वाला जो आंसर है हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट का आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई 1 माइनस 15 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 405 माइनस 243, ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसे ही और इवन पावर की बात करें तो इवन पावर के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए माइनस 15 इवन पावर माइनस 270 माइनस 243, क्योंकि ये भी x का पावर 0 का कोफिशिएंट है। और ऑड पावर के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए था कितना 1 प्लस 90 प्लस 405, ऐसा होना चाहिए था। तो हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन बात तो ये है ना कि मान लो तुम्हें ये नहीं, तुम्हें बोल दिया x माइनस 3 का पावर 50 का एक्सपेंशन निकालो, तब कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तब तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितनी होगी 51 टर्म्स होगी और हर किसी टर्म्स को लिखना इतना आसान नहीं होगा। तो थोड़ा हम कहते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए इसी चीज को, तो हम यहां से सोचते हैं थोड़ा सा, क्या कि अभी हमने ये निकाला था कि x माइनस 3 का पावर जो 5 होता है वो होता है, ये जो निकला था x का पावर 5 माइनस 15 x पावर 4 प्लस 90 x क्यूब माइनस 270 x स्क्वायर प्लस 405x माइनस 243, ये निकला था, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं कि हमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। पहला पॉइंट कि हमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए बात करते हैं। देखो हमारा आंसर यहाँ है 1 माइनस 15 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 405 माइनस 243। तो यहां से ये आंसर लाने का मतलब है कि इनके कोफिशिएंट रह जाएं तो x गायब हो जाए। x कैसे गायब होगा, अगर मैं x को 1 रख दूं यहाँ पे, तो ये देखो क्या बनेगा 1 रखने पे 1 माइनस 15 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 405 माइनस 243। तो इसका मतलब क्या ये हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट का आंसर बन रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसको
अगर हम राइट साइड में यहाँ x बराबर 1 रख रहे हैं तो फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या रख दो, यहाँ पे x इक्वल टू क्या रख दो 1। x इक्वल टू 1 रखते हैं तो कितना बनेगा ये 1 माइनस 3 का पावर 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 का पावर 5 दैट इज -32। तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने का तरीका ये होता है, सवाल में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू क्या रख दो 1, तो अपना क्या आ जाता है सम ऑफ कोफिशिएंट। तो हम इसको ऐसे ही दिमाग में रखेंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए पुट वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल इन एक्सपेंशन, put value of all variable equal to 1। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 1 रख दोगे कि सपोज ऐसा नहीं कि अपने को ये पूछ लिया x प्लस 2y का पावर 5 इसका सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस बार कितने वेरिएबल है, इस बार है 2 वेरिएबल x और y दोनों को क्या रख दो उठा के 1। यहाँ से तो x बराबर y बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 3 का पावर 5 दैट इज 243। तो ये हमारा डायरेक्टली क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि डायरेक्टली कभी सवाल आ जाए कि सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, वो बाइनोमियल के लिए नहीं, आगे जैसे मल्टीनोमियल पढ़ेंगे अपने उसके लिए भी, कि कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो हमेशा जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू उठा के कितना पुट कर दो 1। तो जैसे ही आ जाएगा वो डायरेक्टली अपना क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। और ऐसे ही दूसरी वाली चीज क्या, इसी में इवन पावर की बात करते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं, इसकी बात करते हैं यहीं से, फॉर इवन फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर या फिर निकालना हो ओड पावर, दोनों के लिए सेम टाइप का ही तरीका है कि कैसे निकाला जाए। तो हम ऐसा बोलते हैं इवन पावर ओड पावर वाले कोफिशिएंट का सम निकालने का तरीका क्या हुआ कि यहां से देखो कि भाई हमने अगर x बराबर 1 रख देते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब उसमें कुछ इवन पावर भी रहे होंगे और कुछ क्या रहे होंगे, ओड पावर भी, दोनों का सम निकल के आना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, x बराबर 1 पे इवन प्लस ऑड का सम बराबर कितना आया था, ये 1 माइनस 3 का पावर 5 दैट इज -32, ठीक है ना। और इसी में अगर मान लो x बराबर -1 रखते हो तो क्या फर्क पड़ा, इवन पावर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 का पावर 4 उसको 1 बना देगा, -1 का पावर 2 उसको 1 बना देगा। वो तो 1 पुट करने पे 1 बना रहा था, -1 पुट करने पे 1 बना रहा है। लेकिन ऑड पावर के आगे क्या फर्क पड़ेगा, यहां पहले 1 पुट करने पे 1 आ रहा था, अभी -1 पुट करने पे कितना आएगा, -1। तो इसका मतलब ऑड वाला नेगेटिव वाला बन जाएगा, नेगेटिव माइनस ऑफ ऑड बन जाएगा। तो x बराबर -1 पुट करने पे क्या बन जाएगा, इवन माइनस ऑड बराबर -1 माइनस 3 का पावर 5 दैट इज -4 का पावर 5, और ये कितना हो जाएगा 4 का पावर -1024, ऐसा बन जाएगा। अब इवन प्लस ऑड का वैल्यू आ गया -32, इवन माइनस ऑड का वैल्यू आ गया -1024, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ इवन बराबर कितना बन जाएगा, -10 कितना आ जाएगा, ये 5 6, और इवन वाला आ जाएगा -5 2 8। सिमिलरली ऑड वाला निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को ये ऐड करने पे आया, ऐड कर दो तो ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ऑड वाला बराबर -32 प्लस 1024, ऐसा निकल आएगा। ऐसा निकल आएगा तो ये आ जाएगा ऑड वाला इक्वल्स टू आ जाएगा ये 99 कितना हुआ 2/2, ऐसा बन जाएगा। 99 2/2 कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा 4 कितना है 496। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ऑड पावर। तो इसका मतलब 3 बातें, क्या,
पहला सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, तो जितने भी वेरिएबल है उनका वैल्यू उठा के कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो। और सिमिलरली अगर ओड और इवन पावर निकालना है तो एक बार x बराबर 1 पुट करो, एक बार x बराबर -1 पुट करो। दोनों को पुट करने के बाद हम या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने पे कौन सा वाला मिल रहा है, इवन वाला मिल रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कैसा वाला मिल जाएगा, ऑड वाला मिल जाएगा। तो एक ये अच्छा सवाल बनता है इसमें बाइनोमियल का कि कोई भी कोफिशिएंट्स में सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना हो या इवन पावर ऑड पावर निकालना हो तो भी हम ऐसा कह सकते हैं। और अब ये वाली चीज डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज बाइनोमियल में क्या काम आती है, जनरल टर्म। जो अपने सवाल बनता है इस पे जनरल टर्म से रिलेटेड हो, जनरल टर्म, ठीक है ना। तो ये हम एक्सपेंशन से ही लिखेंगे डायरेक्टली कि क्या होती है जनरल टर्म। जैसे हमने ये देखा था x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन क्या था, ये था nc0 y का पावर 0 x का पावर n प्लस nc1 y का पावर 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस nc2 y का पावर 2 x का पावर n माइनस 2 अप टू ncn y का पावर n x का पावर 0। ऐसा एक एक्सपेंशन था अपने पास, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो जनरल टर्म लिखना है तो हो क्या रहा है, nc0 y का पावर 0 x का पावर n, nc1 y का पावर 1 x का पावर n माइनस 1, nc यहाँ 2 है तो y का पावर 2 है, x का पावर कितना है n माइनस 2। तो इन जनरल क्या हो जाएगा, ncr y का पावर r x का पावर n माइनस r, ये हो जाएगा। तो ncr y का पावर r x का पावर n माइनस r ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें देखो इसकी बात करते हैं तो टर्म कौन सा हुआ, जैसे यहाँ 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ 1 है तो ये सेकंड टर्म है, यहाँ 2 है तो ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे r है तो ये टर्म कौन सा हो जाएगा, tr प्लस 1 टर्म, कि tr प्लस 1 टर्म हो जाएगा ncr y का पावर r x का पावर n माइनस r। तो ये ध्यान रखेंगे जनरल टर्म डायरेक्टली होता है, मतलब हम लिखेंगे जनरल टर्म, कुछ भी लिखा होगा कि मान लो तुमसे पूछ ले 28th टर्म तो r कितना हो जाएगा 27, तुमसे पूछ ले 5th टर्म तो r कितना हो जाएगा 4, r 4 हो गया तो टर्म हो जाएगा nc4 y का पावर 4 x का पावर n माइनस 4। ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे तुमसे पूछ ले 3x प्लस 2y का पावर 30 में 28th टर्म बताओ क्या होगा, 28th टर्म बताओ क्या होगा। तो टर्म 28th है तो r कितना हो जाएगा 27, तो आंसर कितना बोलूंगा मैं इसका 30c 27 2y का पावर 27 3x का पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व करना, वैसे इतना बड़ा टर्म सॉल्व नहीं करेंगे अपने, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। 30c 27 2y का पावर 27 3x का पावर 3, तो ऐसे अपने बता सकते हैं। तो एक तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। एक इसमें क्या बनता है पर्टिकुलर, क्या कि यही वाला सवाल लिख रहा हूं मैं, फाइंड, जैसे तुमसे पूछ ले दो बातें, फॉर एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2y का पावर 30, फर्स्ट फाइंड 24th term, second find 24th term from end। दो टाइप पे ये सवाल पूछ सकता है। तो सिंपल 24th टर्म तो हमें डायरेक्टली निकालना आता है कि हम बोलेंगे 24th टर्म हो जाएगा t24 के लिए 24 है ये है तो r कितना हो जाएगा 23, r 23 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 30c 23 2y का पावर 23 3x का पावर
7। ऐसा ये तो बनेगा डायरेक्टली फर्स्ट वाले सवाल का आंसर। अब अपने को मान लो सेकंड वाले सवाल का आंसर लिखना है कि 24th टर्म फ्रॉम एंड। अब उल्टे से कहां से काउंट करना शुरू करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें पीछे से 24th टर्म निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी एक्सपेंशन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब ये एक्सपेंशन बन गया 2x, ये कितना बन गया 2y प्लस 3x का पावर 30। मतलब एक्सपेंशन को रिवर्स करने का मतलब ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, तो ये बन गया 2y प्लस 3x का पावर 30। अब इसमें डायरेक्टली 24th टर्म निकाल दो, तो ये अपना सेकंड वाले सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 3x प्लस 24 का पावर 30 है, तो अगर एंड से निकालना है तो एक्सपेंशन को रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद डायरेक्टली 24th टर्म निकाल दो, अपने आप सही आंसर आ जाएगा। 24 का मतलब r कितना लेना है, r लेना है 23, r23 लेना है, तो ये बन जाएगा 30c23, 3x का पावर 23, 2y का पावर 7। तो ये अपना अपने आप 24th टर्म फ्रॉम एंड निकल आएगा। तो ये दो टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। क्या सीधा एक तो जनरल टर्म पूछ लेगा कि ये बताओ क्या होगा, दूसरा पूछ लेगा कि एंड से बताओ क्या होगा। तो दोनों टाइप के सवाल क्लियर होने चाहिए अपने को कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या इससे रिलेटेड एक सवाल और बनते हैं इसी में, कोफिशिएंट से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनोमियल का कोफिशिएंट निकालना, जेई में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्या पूछते हैं वो, उसकी बात करते हैं। मतलब वो टर्म्स नहीं पूछते, कोफिशिएंट पूछते हैं। कोफिशिएंट कैसे कि इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। ये ax प्लस बी का पावर n में, मतलब ये बोल रहा हूं, इसको ऐसा बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन ax प्लस बी का पावर n। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k इन ax प्लस बी का पावर n, इसके एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि हम ये कहते हैं दो तरीके हैं। मेथड 1 थोड़ा लेंदी लेकिन बहुत इजी। क्या जनरल टर्म लिखते हैं इस एक्सपेंशन का कि ax प्लस बी का पावर n के लिए जनरल टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NCR b का पावर r ax का पावर n माइनस r, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ax प्लस बी का पावर n है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जनरल टर्म NCR सेकंड वाले का पावर r, फर्स्ट वाले का पावर n माइनस r, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको बोलते हैं, अगर अपने को ये निकालना है x का, वही कोफिशिएंट निकालना है x का पावर k, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बनेगा, ये वाला बनेगा NCR b का पावर r a का पावर n माइनस r x का पावर n माइनस r। ओवरऑल x का पावर कितना बन रहा है, n माइनस r बन रहा है, और हमारे पास x का पावर कितना बनाना है, k बनाना है। तो इसका मतलब ये जो पावर है n माइनस r किसके इक्वल होना चाहिए, k के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब r बराबर कितना आ जाएगा, n माइनस k। r का वैल्यू कितना निकल आएगा, n माइनस k। अब r का वैल्यू n माइनस k यहाँ पुट कर दो, तो ये बनेगा NCn माइनस k b का पावर n माइनस k a का पावर k x का पावर k। तो हमसे x का पावर k का कोफिशिएंट पूछा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k NCn माइनस k b का पावर n माइनस k a का पावर k, ऐसा बन जाएगा। तो ये कोफिशिएंट निकालने का नॉर्मली मेथड कि जनरल टर्म मानो NCR b का पावर r ax का पावर n माइनस r, तो NCR b का पावर r a का पावर n माइनस r x का पावर n माइनस r, ऐसा अलग अलग कर लिया। टोटल x की पावर काउंट करो, यहाँ पे थी n माइनस r को किसके इक्वल कर दिया, k के इक्वल कर दिया। तो r बराबर कितना है, n माइनस k, तो k कितना, r का वैल्यू n माइनस k उठा के पुट कर दिया, तो डायरेक्टली अपना क्या निकल आएगा, कोफिशिएंट निकल आएगा। अब इसी में मेथड 2 थोड़ा सा डायरेक्ट सोचते हैं इसी चीज को कि हमें निकालना था x का पावर k किसमें,
ax प्लस बी का पावर n में। हम मेथड 1 से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड 2 भी कई बार बहुत इजी हो जाता है सवाल निकालना, ठीक है ना। x का पावर की, अच्छा जेई में जनरली मेथड 2 ही आता है काम। x का पावर के ax प्लस बी की पावर n में, तो हम ये कहते हैं ये वाले में भाई ये वाला तो भाई होता क्या एक्सपेंशन, n जो पावर है वो इन दो लोगों में डिवाइड करनी है, ax और b में। इसको भले ही 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, अप टू n कुछ भी दे दो, कभी इससे x नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बनेगा b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 ऐसा बनेगा। और अच्छा उससे पहले ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब दोनों में से किसी एक साइड x हो। दोनों साइड x हो तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना, तो दोनों साइड वेरिएबल हो तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना, एक ही साइड हो तब भी अप्लाई करना, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं ये बोल रहा था क्या कि b को आप कितनी भी पावर दो, 1 2 3 4, कभी भी b का पावर, b की पावर 1 आएगी, b की पावर 2 आएगी, b की पावर 3 आएगी, कभी x की पावर नहीं आएगी। अगर इसको देते हैं कुछ पावर्स, ठीक है ना, तो ax का पावर 1, ax का पावर 2, ax का पावर 3, तो x का पावर देखो 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो इसका मतलब जो x का पावर k बनेगा वो इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से बनेगा अपने को। और अपने को कितना बनाना है, x का पावर k। ऐसा है तो इसको कितना देना पड़ेगा, k देना पड़ेगा, तभी बनेगा, क्योंकि अगर इसको k दोगे तभी तो ax का पावर k, x का पावर k बन जाएगा। अब इसको k दिया तो हम तो ये कहते हैं ना n चीजें हैं, दो लोगों में बांटनी है। पहले वाले को आप कितना दे रहे हो, k, तो दूसरे वाले को कितना देंगे, n माइनस k, n माइनस k। और हम हमेशा हमारे बाइनोमियल में किसको देते हैं, सेकंड वाले को देते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए ncn माइनस k, b का पावर n माइनस k, ax का पावर k। कैसा बोल सकते हैं, अब इसको लिखा ncn माइनस k, b का पावर n माइनस k, a का पावर k, x का पावर k, तो ये शायद हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर आया जो हमने यहाँ पे ऐसे निकाला। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में मतलब कोफिशिएंट निकालना हो x का पावर k का, तो ऐसा सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज अपने ध्यान रखेंगे हमेशा। अब ये देखना है नंबर ऑफ सवालों से कि किन किन सवालों को मेथड 1 से करना है और किन किन सवालों को मेथड 2 से करना है। हर कोई दोनों मेथड से किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल इससे इजी रहे होंगे और कुछ सवाल इससे इजी रहे होंगे। तो अभी अपने ये देखते हैं कि कौन सा सवाल किससे ट्राई किया जाए। तो अब एक सवाल ले रहा हूं मैं इस पे कि क्या निकालना है, उसकी बात करते हैं क्या होगा। जैसे लिखते हैं एक सवाल, जैसे अपने को ये निकालना हो दो सवाल लिख रहे। पहला, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 32 इन x का पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का पावर 15। दूसरा इसके बाद देखते हैं, पहले ये ट्राई करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 32 इन x का पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 15। अब मैं पहले मेथड से ट्राई कर रहा हूं, मैं मेथड 1 से। क्या करें, क्या लिखते हैं इसका जनरल टर्म, बिना सोचे समझे। मेथड 1 थोड़ा आसान है, बिना सोचे समझे वाला। क्या 15 इसका जनरल टर्म हो जाएगा 15 CR माइनस 1 बाय एक्स क्यूब का पावर r, और x का पावर 4 का पावर 15 माइनस r टाइप का। अब इसमें x की पावर कलेक्ट करो, बाकी सबको अलग करो। 15 CR माइनस 1 का पावर r, x का पावर 60 माइनस 4r अपॉन x का पावर कितना बन जाएगा 3r। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 15 CR माइनस 1 का पावर r और x का पावर 60 माइनस 7r बन जाएगा ओवरऑल। अब हमें चाहिए x का पावर कितना 32, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए 32 के। इसका मतलब 60 माइनस 7r बराबर 32, तो यहाँ से 28 बराबर आ जाएगा 7r, r का वैल्यू आ जाएगा 4। तो इसका मतलब r का वैल्यू 4 आ गया, तो r का वैल्यू 4 उठा के रख दो इसमें तो कितना बनेगा ये 15 C4 माइनस 1 का पावर 4 x का पावर 32। तो ये हमारा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 32।
तो ये वाला जो सॉल्व किया है किससे सॉल्व किया, मेथड 1 से। अब देखो मेथड 2 भी सभी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेथड 2 में मैंने ये बोला था तभी सॉल्व करो जब दोनों में से किसी एक साइड क्या हो, वेरिएबल हो। दोनों साइड वेरिएबल हो तो इससे सॉल्व मत करो। लेकिन अब देखो यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल है, तो मेथड 2 तो हमारा तभी एप्लीकेबल होता था जब दोनों में से किसी एक साइड क्या हो, वेरिएबल। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक साइड वेरिएबल बनाते हैं। एक साइड वेरिएबल बनाने का मतलब अंदर वाले में क्या लिखा मैंने, एलसीएम लिया, अंदर कितना बनेगा, x का पावर 7 माइनस 1 अपॉन x का पावर 3 अपॉन का पावर 15। अब ये बन जाएगा x का पावर 7 माइनस 1 का पावर 15 अपॉन x का पावर 45, ऐसा बन जाएगा। इसको बाहर लेके आया तो ये बना x का पावर माइनस 45 और ये आ जाएगा x का पावर 7 माइनस 1 का पावर 15, ऐसा बन जाएगा। अब अपने को निकालना है इसमें x का पावर कितना निकालना है, 32 निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये वाला जो पावर है ये उठा के इधर ले आओ, ये उठा के इधर लाते हैं तो ये वाला इधर आएगा, तो ये यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x का पावर 32 अपॉन x का पावर माइनस 45 किसमें, x का पावर 7 माइनस 1 का पावर 15 में, 15 में, ऐसा करते हैं। तो ये बन जाएगा ओवरऑल x का पावर 77 इन x का पावर 7 माइनस 1 का पावर 15 में, ऐसा। अब x का पावर 77 बनाना है, 77 बनाना है तो हम बोलते हैं दोनों में से एक साइड है, 77 तब बनेगा जब इसको कितना वैल्यू दिया जाए, 11, क्योंकि x का पावर 7 का पावर 11 करोगे तो ये बन जाएगा x का पावर 77। इसको 7 देने का मतलब इसको कितना दिया जाए, 4, इसको 4 देने का मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15c4 माइनस 1 का पावर 4 और x का पावर 77। तो हमारा आंसर ये निकल आया 15c4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। अब इससे ये मत सोचना कि x का पावर 77 आ गया, x का पावर 32 निकालना था, ये डिवाइड करके ओवरऑल x का पावर कितना बन गया, ये 77। तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना हमें यहाँ पे डायरेक्ट सोचना पड़ता क्या, इसमें कि 32 है हमारे निकालना है, माइनस 45 है, तो प्लस का कितना लिया जाए कि ओवरऑल x का पावर कितना बन जाए, 32 बन जाए। तो इसका मतलब ऐसा करने के लिए यहां से x का पावर कितना निकालना पड़ता, 77, तभी तो x का पावर 77 और x का पावर माइनस 45 मिलके x का पावर कितना बना देता, 32। तो ये वही तो किया हमने यहाँ पे, इसीलिए दोनों तरीके से देख सकते हैं अपने। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा सॉल्व किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे अपने। अब इस पे अलग अलग टाइप के सवाल दे रहा हूं मैं जिसको अपने को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग सवाल लिख रहा हूं इसके हिसाब से जिसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला, सेवेंथ टर्म ऑफ, पहले पुराने वाला भी दे रहा हूं, टर्म ऑफ 4x बाय 5 माइनस 5 बाय 2x का पावर 9। सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड। Third, find of x in 3x square by 2 माइनस 1 बाय 3x का पावर 15। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, x का पावर 0। x का पावर 0 ही तो होगा जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ क्या रहा होगा, x रहा होगा। ऐसे ही फोर्थ, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर माइनस 17 इन x का पावर 4 माइनस 1 बाय x क्यूब का पावर
15। फिफ्थ ये निकाल सकते हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर -1 इन 1 प्लस 3x² प्लस x का पावर 4 8। अब एक और सिक्स्थ, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x 3/x का पावर 9। फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म। नाइन का पावर 1/4, 1/6 का पावर 1000। सेकेंड 3 का पावर 1/5 प्लस 2 का पावर 1/3 का पावर 15। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो अपने इस पे ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग ये टाइप के हैं कि कोफिशिएंट देखना है क्या है, तो ये अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो इसमें अपने पढ़ते हैं बाइनोमियल में, दैट इज मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, है ना। जैसे मैं सिंपल एक्सपेंशन ले रहा हूँ, x प्लस 2y का पावर n, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है अपने को। तो हम ये कहते हैं, थोड़ा एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y का पावर एक ले लिया 13 और एक ले लिया x प्लस 2y का पावर 14। इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। ऑल्दो एनसीईआरटी में देखना फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 2 मिडिल टर्म कब होती है, एक, क्योंकि देखो नॉर्मली सोचते हैं अपने 13 पावर है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 14, एक्सपेंशन से एक ज्यादा होगी, पावर से एक ज्यादा होगी, क्योंकि हमने वहां देखा था x प्लस वाई का पावर n में n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स थी। तो 14 टर्म हो जाएंगी तो 2 मिडिल टर्म निकल के आएंगी, ठीक है ना। कोई 2 मिडिल टर्म निकल के आएंगी। अब वो कौन सी होगी वो बाद में देखेंगे। यहाँ की बात करते हैं तो x प्लस वाई का पावर 14 में 15 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। 15 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो 15 नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब अपना क्या निकल के आएगा, एक ही मिडिल टर्म निकल के आएगी, ठीक है ना। 8वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, मिडिल होगा। अब अपने को ये तो ठीक है, ऐसा है, बहुत बड़े में देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ये पावर जो है ना, पावर डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना निकल के आया 6.5। यहाँ पे भी पावर डिवाइड बाय क्या कर दो 2 कर दो, कितना निकल के आया 7, ऐसा निकल के आया। अब ये 6.5 आ गया। अब ये तो इंटीजर नहीं, पहले इसकी बात करते हैं कि ये कितना आ गया 7। तो ये अपना डायरेक्टली जो वैल्यू आती है r की वैल्यू क्या हो गई 7, ये मिडिल टर्म वाले की वैल्यू आ जाती है। r की वैल्यू 7 का होने का मतलब टर्म्स कौन सी हो जाएगी, एक ज्यादा t8। तो t8 हमारी क्या रही होगी, मिडिल टर्म रही होगी। वो कितना हो जाएगा 14c7 2y का पावर 7 x का पावर 7, ऐसे मिडिल टर्म आ जाएगी। और सिमिलरली इधर बात करें, इधर 6.5 आ गया तो हम कहेंगे आजू बाजू के दोनों इंटीजर ले लो, वो r की वैल्यू हो जाएगी। r की वैल्यू हो जाएगी 6 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये अपने से चूज करना है, जो भी आए वो हमेशा या तो आएगा इंटीजर या 6.5 7.5। मान लो 8.5 आ गया तो आजू बाजू का 8 और 9 चूज कर लो। तो r की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 7 का मतलब t7 और t8 हमारी क्या हो जाएंगी मिडिल टर्म। t7 लिखना है तो ये बन जाएगा 13c6, क्योंकि r 6 है,
2y का पावर 6 x का पावर 7, और यहाँ बन जाएगा T8 की बात करें तो ये बन जाएगा 13c7 2y का पावर 7 x का पावर कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारी दो क्या बनेगी, मिडिल टर्म बनेगी। ये चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी में एक और पॉइंट, वो वैसे मिडिल टर्म से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे को एक याद आ गया तो यहाँ बोल रहा हूँ कि जो हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़े थे, जैसे इसकी बात करें तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे, कौन कौन से होंगे, 13c0, 13c1 अप टू 13c13, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट रहते हैं। इसमें जो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट किसी मतलब 13c0 की कुछ वैल्यू होती है, 13c1 की कुछ वैल्यू होती है, 13c2 की कुछ वैल्यू होती है, तो कोई एक की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, तो वो कौन सा वाला होता है, वो कौन सा होता है किसी भी एक्सपेंशन में, जैसे x प्लस 2y का पावर n का एक्सपेंशन है, इसमें मिडिल टर्म हैज हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। मिडिल टर्म हैज हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे अपने को बोल दे कि बताओ कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे लार्जेस्ट होगा इस केस में, तो 13c6 और 13c7 सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इस केस में बात किया जाए तो ये वाला क्या होगा, 14c7 क्या होगा, लार्जेस्ट हाईएस्ट वाला रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट हैव लार्जेस्ट वैल्यू, और दूसरा मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, पावर डिवाइड बाय 2 करो, डायरेक्टली निकल आएगा। जैसे एक सवाल तुम लोग जो ट्राई कर सकते हो इसमें वो ये है, वन माइनस ए स्क्वायर बाय 6 का पावर 14 या 16, तो सवाल बन जाएगा फाइंड मिडिल टर्म। फर्स्ट ये, सेकंड 3x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 21, ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो। सिंपली डायरेक्टली दिख रहा होगा 16 है तो 16 बाई 2 8, तो r हो जाएगा 8, तो टर्म कौन सी हो जाएगी 9, और दूसरे वाले केस में 21 बाई 2 करोगे तो 10.5 आएगा, तो r हो जाएगा 10 और 11, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये चीज डायरेक्टली दिमाग में रखनी है कि कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने इसमें बात करेंगे वो होता है रिमाइंडर। एक पॉइंट आता है काम में कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब रिमाइंडर सबसे पहले तो क्या होता है, भाई ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते ही हैं अपने, क्या कि ये वाला 46 डिवाइड बाय 8, भाई जैसे अपने मैं सवाल पूछूं व्हाट इज रिमाइंडर, व्हेन 46 या 45 का लो, 45 इज डिवाइडेड बाय 8, तो हम बहुत इजीली आंसर दे देते हैं, कितना कितना होगा 5, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा क्या, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन -45 इज डिवाइडेड बाय 8, तो नेगेटिव वाले केस में इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 3, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा आंसर आएगा -5 नहीं होता, आंसर होगा 3। पहली चीज तो रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना ऑलवेज। और कैसे निकालते हैं हम कहते हैं कि -45 में ये 8 से डिवाइड किया तो 8 का वो मल्टीपल जो -45 से जस्ट छोटा हो वो आएगा -6 पे -48, तो ये कितना बन जाएगा प्लस का 3। तो इसका मतलब जैसे हमें लग रहा था क्या कि रिमाइंडर हमें नेगेटिव में आना चाहिए -5, तो -5 नहीं आएगा, एक्चुअल में कितना आएगा प्लस का 3। तो ये ध्यान रखना क्योंकि अपने काम आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे अब मेन चीज की बाइनोमियल से क्या यूज आया इसका, तो बाइनोमियल से यूज की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं
क्या कि अपने को सवाल आ जाए, मान लो 5 में 13 डिवाइड करें, 5 में 13 डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर हो जाएगा 5, निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। अब 5 स्क्वायर में 13 डिवाइड करें तो भी निकाल सकते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 12, क्योंकि 5 स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे ही 5 क्यूब में अगर 13 डिवाइड करें तो भी बहुत इजीली निकाल लेंगे। कितना, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 में 13 से डिवाइड करोगे तो शायद 9 से जाएगा 117, तो 8 आ जाएगा रिमाइंडर शायद। ठीक है ना, ये तो चलो आसान है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सवाल बन जाए 5 की पावर 100 में 13 से डिवाइड करें, देन व्हाट इज रिमाइंडर। अभी अपने को सोचने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना, कि 5 की पावर 100 में 13 से डिवाइड करें, देन व्हाट इज रिमाइंडर। तो ऐसे सवालों के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब कैसे यूज करते हैं हम, हमें 5 मतलब सवाल लिख रहा हूं मैं दोबारा, ये फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 का पावर 100 is divided by 30. What is the remainder when 5 का पावर 100 is divided by 13? तो क्या करते हैं हम ऐसे में, ये हम 5 का पावर 100 को किससे डिवाइड करना है 13 में, तो हम इसको 13 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब वो जो भी नंबर होगा जिससे डिवाइड करना होगा दैट इनटू लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही देखो हम ये कहते हैं 5 का पावर 100 है, तो 5 को अगर हमें 13 लेमडा प्लस माइनस 1 में लिखना हो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम लिखेंगे तो 13 माइनस 8 लिख पाएंगे। हमें चाहिए 13 लेमडा प्लस माइनस 1। तो हम क्या कहते हैं 5 का पावर, इसको लिखते हैं 5 का पावर 2 का पावर 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 25, 25 का पावर 5 का पावर 2 का पावर 50, 25 का पावर 50। क्या 25 को लिख सकते हैं 13 लेमडा प्लस माइनस 1? हाँ लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 26 माइनस 1 का पावर 50, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको बाइनोमियली ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, ये 50c 0 माइनस 1 का पावर 0, 26 का पावर 50। तो इसको मैं थोड़ा इधर करता हूं सॉल्व, तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे 26 माइनस 1 का पावर 50 का एक्सपेंशन लिखा, तो ये कितना बनेगा 50c 0 माइनस 1 का पावर 0, 26 का पावर 50 माइनस, सॉरी हाँ ये सीधा लिख दो, माइनस 50c1 26 का पावर 49 प्लस 50c2 26 का पावर 48। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 50c49 माइनस में आएगा माइनस 26 का पावर 1 प्लस 50c50 माइनस 1 का पावर प्लस 50c50 माइनस 1 का पावर 50, ऐसा बनेगा। तो इसमें देखो ये वाला टर्म 13 से डिविजिबल है, ये वाला टर्म भी 13 से, ये वाला टर्म भी 13 से, ये वाला टर्म भी 13 से डिविजिबल है, सारे के सारे 13 से डिविजिबल है। तो इन सबको मैंने लिख दिया 13 लेमडा टाइप का नंबर होगा। यहां से यहां तक के सभी नंबर्स को मैंने लिख दिया, ये 13 लेमडा टाइप के नंबर होंगे। लास्ट वाला जो बचेगा वो बचेगा प्लस 1, 50 से 51 होता है, माइनस 1 का पावर 51, तो ये पूरा का पूरा नंबर बन गया 13 लेमडा प्लस 1 टाइप का। अब इसको अगर 13 से डिवाइड करते हो, इसको अगर डिवाइडेड बाय 13 किया जाए, डिवाइडेड बाय 13 किया जाए, तो ये तो कोई रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 1 की वजह से। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इस केस में, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, क्या करोगे
जो भी नंबर हो जिसकी पावर 5 का पावर 100 है, जितना भी है, तो उसको 13 लैम्डा प्लस माइनस 1 में, जैसे 13 से डिवाइड करो 13 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करो, बहुत इजीली दिख जाएगा। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 या 5 का पावर 3 या 5 का पावर 4 किसी एक में दिखेगा, तो यहाँ 5 का पावर 2 में नजर आया तो उसको लिखा 25 का पावर 50, 25 को लिखा 26 माइनस 1 का पावर 50, एक्सपेंशन किया इसका। हमेशा क्या होगा, लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे के सारे उससे डिविजिबल होंगे क्योंकि सब में 26 आएगा, तो उसको लिख दे 13 लैम्डा प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 निकल आया। अब जैसे इसी में एक और सवाल कि पर्टिकुलर कि 7 का पावर 103 में रिमाइंडर, when 7 का पावर 103 is divided by 25, ऐसा है। तो इसका मतलब 7 का पावर 103 को हमें 25 लैम्डा प्लस माइनस 1 में, इस नंबर को 25 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और हमें दिख भी रहा है कि 7 का पावर 2 होता है 49, जिसको हम 2050 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, एक 7 बाहर निकाला, ये बचेगा 7 का पावर 102। अब ये क्योंकि अगर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते कि 7 का पावर 2 का पावर 103/2, तो ये जो ऊपर वाला पावर है ये नेचुरल नंबर नहीं रहता, और हम जो बाइनोमियल पढ़ रहे हैं अभी वो नेचुरल नंबर के लिए है। तो ऐसा करने के लिए 7 इंटू 7 का पावर 102, तो ये बना 7 इंटू 7 का स्क्वायर का पावर 51, तो ये 7 इंटू कितना बन जाएगा, ये 50 माइनस 1 का पावर 51। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये बनेगा 7, ये आ जाएगा स्टार्टिंग 51C0, 50 का पावर 51 माइनस 51C1, 50 का पावर 50, अप टू लास्ट में जाएगा 51C50, 50 का पावर प्लस में आएगा 50 का पावर 1 माइनस 51C51, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अब अगेन ये सारे के टर्म्स किससे डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, तो ये बन गया 7 इंटू 25 लैम्डा माइनस 1, तो ये आ गया नंबर, इस सवाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा अपना 175 लैम्डा माइनस 7, ये नंबर अगेन 7 से डिविजिबल है। इस बार कितना आ गया, -7, -7 आया तो रिमाइंडर कितना रहा होगा, मतलब ये वाला आया तो 25 से डिविजिबल है। इस वाले की बात करते हैं, तो अगर इसको 25 से डिवाइड करते हो तो ऐसा लग रहा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, -7। जैसे वहां पढ़ा था हमने कि -5 रिमाइंडर आया था तो लिखा था +3, तो यहाँ -7 रिमाइंडर आया तो कितना लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18। और इसको डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो, वरना इसको ऐसा लिखो क्या, इसी चीज को, ये है 175 लैम्डा माइनस 7 अपॉन, मतलब ये है, इसको लिख दिया हमने 175 लैम्डा माइनस 1 प्लस 175 माइनस 7, तो ये आ गया 175 लैम्डा माइनस 1 प्लस 168। तो अब ये वाला तो डिविजिबल नहीं है, इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 18। तो ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर में दैट लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करो, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाए उसके बाद डायरेक्टली हमारा 5 का पावर जितना भी है वो आ जाएगा, और सिर्फ लास्ट टर्म से रिलेटेड हमारा रिमाइंडर का आंसर आता है, ठीक है ना। अब बाकी रिमाइंडर से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।